हेलो साथियों, आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो आप लोग का होने वाला है 19,838 पदों के लिए, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो देख करके जाते हैं तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको इन वीडियोओं के माध्यम से प्रश्न ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो क्यों ना साथियों, ये वीडियो आप देख लें ताकि आप जो आगामी यानी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वो एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ का है कि रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन पहला है स्वामी विवेकानंद, दूसरा का रामकृष्ण परमहंस, और तीसरा है शारदा देवी, चौथा है महेंद्र नाथ गुप्ता। तो आप लोग इसका बताइएगा सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। आइए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो स्वामी विवेकानंद हैं इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। और ये जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इन्हीं के जन्मदिन के रूप में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कौन सी मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। यानी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी को, तो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये जो रामकृष्ण मिशन है इसको आप लोग याद रखिएगा, इसका जो है स्थापना हुआ था 1897 ईस्वी में। कब स्थापना होता है इसका? 1897 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। क्या नाम था बचपन का नाम? नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम थे नरेंद्र दत्त। और ये जो है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन का जो स्थापना किए थे, इनके गुरु जी थे, उसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। यानी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे स्वामी विवेकानंद जी जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 क्या करा है? 2 में करा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। सबसे पहले देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले करा कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। ऑप्शन दे रखा सांप्रदायिक पंचायत, साइमन कमीशन का आगमन, असहयोग आंदोलन, रोलेट अधिनियम। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले करा कौन सा घटना हुई थी? तो वह था रोलेट अधिनियम का स्थापना, यानी रोलेट एक्ट लाया था। इस रोलेट एक्ट की विशेषता ये था कि इसमें जो है ना, किसी भी भारतीय नागरिक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी में कहा गया था, यानी रोलेट एक्ट में कहा गया था कि ना वकील और ना दलील, यानी ना वकील रख सकते हैं आप, ना ही आप दलील दे सकते हैं। और रोलेट एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं? शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। और रोलेट अधिनियम जो आया था 1919 ईस्वी में। कब आया था? 1919 ईस्वी में। और इस समय वायसराय जो थे, इस समय आप लोग वायसराय आप लोग याद कर सकते हैं, यानी जिसमें आया था, कौन सी कहते हैं, ये रोलेट एक्ट आया था, उसमें आप लोग याद रख सकते हैं। इसमें वायसराय थे जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड थे। कौन थे? जेम्स फोर्ड थे। ठीक। साथ ही साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा कि ये जो रोलेट एक्ट थे, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। कौन थे? सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू आप लोग याद रखिएगा, और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों महत्वपूर्ण नेता हैं जो रोलेट एक्ट से संबंधित हैं। चलिए, प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। देखिए 3 में क्या करा है। यहाँ देखिए 3 में करा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की थी। कह रहा है किस शासक ने भूमि की माप की शुरुआत की थी। बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां, अकबर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा शेर शाह। यानी शेर शाह ने ही भूमि की माप की क्या की थी? शुरुआत की थी।
साथ ही साथ आप लोग शेरशाह के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। शेरशाह जो है ये सूरी वंश के संस्थापक थे। कौन थे ये? सूरी वंश के संस्थापक थे। सूरी वंश के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी जो है मुगल वंश यानी मुगल वंश को पराजित करके 1540 में क्या किए थे? सूरी वंश का स्थापना की थी। यानी बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, और इसी युद्ध में क्या किया था? हुमायूं को हराने का काम किया था कौन? शेरशाह। और हरा करके इन्होंने क्या किया था? सूरी वंश का स्थापना किया था। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने दास प्रथा न होने के लिए भारतीय समाज की आलोचना की थी? कह रहा है किसने दास प्रथा भारत में नहीं होने के लिए भारतीय समाज का आलोचना किया था? ऑप्शन दे रखा है प्लिनी द एल्डर, मेगास्थनीज, टोलेमी, डेमेकस। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप लोग याद रखिएगा, मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज ही कहता है। इन्होंने कहा था कि दास प्रथा न होने के लिए भारतीय समाज की आलोचना की थी। ठीक, मेगास्थनीज के बारे में आप लोग याद रखिएगा। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका नाम है। महत्वपूर्ण पुस्तक इसका, उसका नाम है इंडिका। ठीक, चलिए साथ ही साथ ये जो है मेगास्थनीज के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था तो सेल्यूकस, क्या याद रखिएगा? सेल्यूकस निकोटर के दूत के रूप में। किस रूप में था? सेल्यूकस निकोटर, आप लोग याद रख सकते हैं। सेल्यूकस निकेटर, निकेटर के दूत के रूप में आया था। यानी सेल्यूकस निकेटर के दूत के रूप में ये भारत आए थे। कौन? तो मेगास्थनीज। और इनके लेखनी यानी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला प्रश्न ये कर रहा है कि स्कंद गुप्त जूनागढ़ शिलालेख डैश के बारे में जानकारी दे प्रदान करता है। यानी स्कंद गुप्त का कहता है, स्कंद गुप्त के एक शिलालेख है जिसका नाम है जूनागढ़। ये जूनागढ़ कहता किसके बारे में जानकारी देता है? यहाँ दे रखा है, देखिए कन्नौज, सौराष्ट्र, विदर्भ, मगध। ये किसके बारे में जानकारी देता है? आप लोग बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो स्कंद गुप्त का जो जवाब ये क्या कहते हैं, मतलब स्कंद गुप्त के बारे में कह रहा है कि यह इसका जो शिलालेख है जिसका नाम है जूनागढ़, यह जानकारी देता है सौराष्ट्र के बारे में। किसके बारे में जानकारी देता है? सौराष्ट्र के बारे में यह जानकारी देने का काम करता है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा बगदाद के मूल निवासी ने अखबार उल जमान, क्या करा? अखबार उल जमान यानी समय का इतिहास लिखा। यानी बगदाद के मूल निवासी जो है अखबार उल जमान, यह लिखा था। वो क्या लिखा था इसमें से? अल मसूदी, अबू अल रेहान, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता। ये क्या लिखने का काम किया था बताइए आप लोग। तो ये जो लिखा था अखबार उल जमान, जो लिखा था ये अखबार उल जमान लिखने का जो काम किया था वो कौन किया था? तो अल मसूदी। कौन किया था? अल मसूदी। अल मसूदी ही अखबार उल जमान लिखने का काम किया था। यह बगदाद के मूल निवासी थे। कहाँ के? बगदाद के। यहाँ देखिए दोस्त एक दिया नाम यहाँ पर इब्न बतूता के बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक पुस्तक आप लोग याद रखिएगा, रिहेला। रिहेला एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? इब्न बतूता है। कौन है? इब्न बतूता है। साथ ही साथ ये भी आप लोग याद रखिएगा, इब्न बतूता जो हैं यह मोरक्को के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ये मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता। और इनके प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? रिहेला। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि पहले गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, इसमें कह रहा पहला गोलमेज सम्मेलन में किसने हिस्सा नहीं लिया था? मुस्लिम लीग, उदारवादी, हिंदू महासभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बताइएगा आप लोग कौन हिस्सा नहीं लिया था पहले गोलमेज सम्मेलन में? तो पहले गोलमेज सम्मेलन कौन हिस्सा नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन हिस्सा नहीं लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब लोग याद रख सकते हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना होता है 1906 ईस्वी में। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका स्थापना होता है 28 दिसंबर 1885 में। कब होता है? 28 दिसंबर
1885 में कौन स्थापना करता है? A.O. ह्यूम। कौन याद रखे आप लोग? A.O. ह्यूम इसका स्थापना करता है। और इसका स्थापना कहाँ होता? मुंबई में। कहाँ होता है स्थापना इसका? मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? करा है कौन गंगा का सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दे रखा है कोसी, गंडक, ब्यास, यमुना। तो कोसी तो देखिए गंगा का सहायक है, गंडक भी है, यमुना भी है गंगा का सहायक, जब बल्कि ब्यास क्या है? गंगा की सहायक नहीं, यह किसकी सहायक है? सिंधु की सहायक है। किसकी सहायक है? सिंधु नदी की सहायक है। कौन? ब्यास। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा है। अगला प्रश्न देखिए करा है कि गोलकुंडा राजवंश क्या करा है? गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की? गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की? आदिल शाह, मोहम्मद गोबम, कुली कुतुब शाह, बहमन शाह। तो बताइएगा आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पे कहा गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की? तो आप लोग याद रखिएगा इसका कौन होगा? संस्थापक कुली कुतुब शाह। कौन होंगे? कुली कुतुब शाह जो है गोलकुंडा राजवंश के संस्थापक हैं। ये जो बहमन आप लोग देख रहे हैं, यह बहमनी वंश के संस्थापक कौन है? बहमनी वंश का संस्थापक कौन है? बहमन शाह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा। अगला प्रश्न करा है कि लोक चित्रकला शैली भारत में स्थिति का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? करा कौन सा युग्म सही नहीं है? करा वारली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंधित है, मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। यहाँ देखिए क्या करा, नहीं है, यानी जो क्या कह सकते हैं नहीं होना चाहिए। तो केवल एक, न तो एक और ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों। देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, यानी ये न तो एक और ना ही दो। आप लोग कह सकते हैं ये क्यों, यहाँ देखिए करा नहीं, लेकिन है क्या, आप देखिए वारली पेंटिंग भी महाराष्ट्र से संबंधित है और मधुबनी पेंटिंग में कहाँ संबंधित है? बिहार से संबंधित है। अगर यही कहता है कौन युग्म सही है, कौन युग्म सही है, तब क्या होता है? बोलते एक भी होगा, दो भी होगा। यहाँ देखिए करा नहीं है, इसलिए फिर हम ना लगा दिए, यानी ना तो एक ना ही दो, यानी करा गलत होना चाहिए। सही नहीं मतलब गलत होना चाहिए। करा एक गलत है, दो गलत है ना तो एक गलत है ना दो गलत है, इसलिए ना तो एक ना दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। याद रखें लोग कि वारली पेंटिंग जो किस संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? बिहार से संबंधित है। आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या करा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? भारतीय राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बताइए आप लोग किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी होगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात। क्या होगा सही जवाब? गुजरात। क्या होगा सही जवाब? गुजरात। आप लोग याद रखिएगा गुजरात के बारे में कि देखिए एक सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। लोग पता हो सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी बहुत बार लूटने का काम किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। एक राष्ट्रीय अभयारण्य भी आप लोग याद रखिए, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। एक बंदरगाह है जो काफ़ी प्रमुख है, कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। ये भी कहाँ है? गुजरात में आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए जो तटीय रेखा की बात कर रहा है, तो लोग ये भी याद रख सकते हैं कि टोटल गुजरात की जो तटीय रेखा है कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर है। चलिए दोस्त आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ देखिए 1900 क्या करा कि 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। महात्मा गांधी और आगा खान, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक और आगा खान। तो आप लोग दोस्त याद रखिएगा कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। कौन सी? कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक करने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो देने का काम क्या था? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोनों मिल करके क्या किए थे? लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को एक करने का काम किया था। आप लोग याद रख सकते हैं ये जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में, तो इसके जो अध्यक्षता कर रहा था आप लोग याद रख सकते हैं AC मजूमदार। कौन सी? AC मजूमदार।
मजुमदार, इसी को आप लोग कर सकते हैं। एसी मतलब अंबिका चरण मजुमदार थे। लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था 1916 में, जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इनके अध्यक्षता करने का काम किया था एसी मजुमदार अर्थात अंबिका चरण मजुमदार। और इसमें हस्ताक्षर दोनों जो मुस्लिम लोग और कांग्रेस जो एक हुए थे, तो हस्ताक्षर करने का काम कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पे जो आप लोग आगा खान देख रहे हैं, आगा खान या समीउल्लाह खान, ये दोनों मिलकर क्या किए थे? मुस्लिम लीग का स्थापना करने का काम किया था 1906 में। कहाँ? ढाका में। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दोस्त। अगला क्या कर है? अगला प्रश्न देखिए कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत के शासक पूर्वाधिकारी का निम्नलिखित कौन सा संयोजन सही है? यहाँ देखिए पूर्वाधिकारी कहने का मतलब हुआ कि क्या कहते मतलब जो कोई भी दिल्ली सल्तनत टोटल 5 हुआ था, तो पांचों वंश में तो कौन ऐसा वंश, कोई एक वंश जिसका प्रथम शासक और अंतिम शासक का संयोजन, यानी कोई भी 5 वंश था, पांचों वंश में कर अंतिम वंश और लास्ट वंश का संयोजन इसमें से कौन सा है? अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी का है, इल्तुतमिश का है, मोहम्मद तुगलक फिरोज शाह तुगलक है, गयासउद्दीन तुगलक का है। इसका आप लोग सही जवाब क्या होगा दोस्त? याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। आप लोग याद रखें, ये जो है अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी, यह किस वंश से संबंधित था? तो ये था गुलाम वंश। किस वंश से संबंधित था? ये था गुलाम वंश। कौन सा वंश संबंधित था? गुलाम वंश से संबंधित था। कौन संबंधित था? गुलाम वंश से संबंधित था। दोस्त आप लोग याद रखें कि दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंश शासन किया था। पहला था गुलाम वंश। पहला कौन था? पहला था गुलाम वंश। पहला कौन था? गुलाम वंश था। दूसरा था खिलजी वंश। दूसरा कौन सा वंश था? दूसरा था खिलजी वंश। तीसरा आप लोग याद रखिएगा, तीसरा होगा तुगलक वंश। तीसरा क्या होगा? तुगलक वंश होगा। और चौथा आप लोग याद रख सकते हैं, चौथा होगा सैयद वंश। कौन सा वंश होगा? सैयद वंश होगा। और पांचवा आप लोग याद रखिएगा लोधी वंश। कौन सा वंश याद रखिएगा? लोधी वंश। और पहला जो गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश का संस्थापक आप लोग याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन याद रखिएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा। जो गुलाम वंश जो है कब से कब तक शासन करने का काम करता है? 1206 से लेकर के 1290 तक। कब तक? 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश के बारे में आप लोग याद रखिएगा, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। और ये खिलजी वंश जो है शासन करने का काम करता है 1290 से लेकर के कब तक? अरे भैया यहाँ 1320। कब तक? 1320 तक शासन करने का काम करता है। आगे है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का आप लोग संस्थापक याद रखिए कौन थे? गयासउद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासउद्दीन तुगलक आप लोग याद रखिएगा, तुगलक वंश के संस्थापक थे। और तुगलक वंश जो है शासन करने का काम करता है कब से कब तक? 1320 से लेकर के 1414 तक। कब तक? 1320 से 1414 तक। रहा सैयद वंश, तो सैयद वंश आप लोग याद रखिएगा, इनके संस्थापक थे खिरिज खां। कौन थे संस्थापक इसका? खिरिज खां इनके संस्थापक थे। और ये शासन करता है सैयद वंश कब से कब तक? यानी 1320 से लेकर के 1414 तक। लोधी वंश संस्थापक आप लोग याद रखिएगा बहलोल लोधी होंगे। और ये जो है शासन करते हैं 1414 से लेकर के 1526 तक। कब तक? 1526 तक। और 1526 में आकर क्या करते हैं? लोधी वंश के अंतिम शासक को हरा करके मुगल वंश का स्थापना करने का काम कौन करते हैं? बाबर। चलिए दोस्त प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? क्या कह रहा है? समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? 2, 3, 5, 4। आप लोग याद रखिए, देखिए दोस्त समानता का अधिकार जो है 14 से लेकर के कहाँ तक है? 18 तक है। तो 14 से 18 तक आप लोग गिने तो 14, 15, 16, 17 और 18। तो 1, 2, 3, 4, 5 कितना होगा? 5। टोटल कितना होगा? 5 होगा। आप लोग यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा दोस्त, ये जो है यहाँ देखिए भारत के जो मूल संविधान थे, तो मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। टोटल कितना थे? 7 थे। लेकिन अभी वर्तमान समय कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। तो पहला मौलिक अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार, जो कहाँ से? अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक वर्णन किया गया। किसका? समानता के अधिकार का। दूसरा अधिकार आप लोग याद रख सकते हैं, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। कौन था? स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आप लोग याद रख सकते हैं 19 से लेकर के कहाँ तक? 22 तक। कहाँ तक? 19 से लेकर के 22 तक। कौन सा अधिकार होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा आप लोग याद रख सकते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये है अनुच्छेद 23 से लेकर कहाँ तक, 24 तक। कहाँ से, 23 से 24 तक। और चौथा आप लोग याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग देखिएगा 25 से कहाँ तक, 28 तक। कहाँ तक, 25 से 28 तक, यानी अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में वर्णन किया गया। और आप लोग पाँचवा आप लोग याद रखिएगा, पाँचवा में होगा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। क्या होगा, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। तो ये जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार ये आपको अनुच्छेद 29 और 30 में देखने को मिलेगा। लास्ट बचा 6 नंबर में संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 32 में। ठीक, और अनुच्छेद 31 आप लोग कह सकते हैं कहाँ गया, तो अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 कब हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा करके, यानी किसको हटा करके, ये जो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ था उसको हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में कानूनी अधिकार बनाने का काम किया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा टोटल मूल संविधान में कितना मौलिक अधिकार था, 7। वर्तमान में कितना है, 6। पहला मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता में 1922। शोषण में 23-24। और धार्मिक स्वतंत्रता में 25 से 28 आप लोग याद रखिएगा। और सांस्कृतिक शैक्षणिक 29-30। संवैधानिक उपचार में 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न अगला क्या कर रहा है, अगला देखिए कर रहा है कि 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। बराहगिरी वेंकटगिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद। बताइएगा दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। 1975 में जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्त, इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वह थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे भारत के राष्ट्रपति। और साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और याद रख सकते हैं यहाँ की 1975 में ये भी आप लोग से पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री आप लोग याद रखिएगा इंदिरा गांधी। कौन होंगे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। इस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। और आप लोग याद रखिएगा जब भी क्या कहते हैं आपातकाल लगता है तो इस समय आप लोग का जो अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 20 और 21 कौन सा होगा, 20 और 21 को छोड़ करके मौलिक अधिकार जब लोग प्राप्त है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार आपको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जाता है। कब, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब। साथ ही साथ आप लोग याद रखिएगा अपना लोग का जो संविधान है, संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। पहला 352 में एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। दूसरा है 356 में आप लोग याद राष्ट्रपति शासन। क्या याद रखिए आप लोग, राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। और छठा है तीसरा है 360 में वित्तीय आपात। क्या याद रखिए आप लोग, वित्तीय आपात। और साथ ही साथ 360 जो वित्तीय आपात है अभी तक देश में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या आप लोग याद रख सकते हैं। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था इस समय राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल के बारे में बताया गया है। पहला 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा 356 राष्ट्रपति शासन, तीसरा 360 वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में एक भी बार नहीं लगा है। ये अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या करा कि द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री, क्या है, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है। यानी द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक जो पुस्तक है इनके लेखक कौन है। शशि थरूर, सलमान रुश्दी, सलमान खुर्शीद, साइमन सेवेग। तो बताइएगा द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों आप लोग बताने का काम कीजिएगा इसके लेखक कौन होंगे। तो इनके लेखक कौन होंगे बताइएगा इसका सही जवाब। शशि थरूर होंगे, सलमान रुश्दी होंगे, या क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद होंगे, या साइमन सेवेग होंगे। तो इसका क्या होगा सही जवाब दोस्त, इसका आप लोग याद रखिएगा साइमन सेवग। क्या होगा, साइमन सेवग इसके सही जवाब होंगे। यानी साइमन सेवग जो है, ये जो साइमन
ये जो साइमन सेवेग है ये क्या है, लेखक है। किसके लेखक है, ये द वर्ल्ड ए हिस्ट्री, द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि वासिफुद्दीन, क्या है, वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत शैली से जुड़े हैं। क्या करा, वासिफुद्दीन डागर किस शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। गजल से, त्राण से, ख्याल से, ध्रुपद से। ये वासिफुद्दीन डागर जो है से नृत्य शास्त्रीय संगीत से, यानी वासिफुद्दीन डागर करा किस शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। तो आप लोग याद रखें ये ध्रुपद, किन से, ध्रुपद से जुड़ा हुआ वासिफुद्दीन डागर। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं दोस्त। अगला देखा है कि बहुप्रचलित नृत्य कथकली निम्नलिखित में से भारत की किस राज्य से संबंधित। ये कथकली करा, कथकली नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ, केरल से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से। बताइएगा दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। याद रखिएगा ये जो है कथकली जो है नृत्य ये केरल से संबंधित है। किस संबंधित है, केरल से संबंधित है। यहाँ तमिलनाडु में आप लोग याद रख सकते हैं भारतनाट्यम, भारतनाट्यम ये आप लोग याद रख सकते हैं तमिलनाडु संबंधित। कहाँ संबंधित है, तमिलनाडु संबंधित है भारतनाट्यम। और कथकली कहाँ संबंधित है, केरल से। कर्नाटक में आप लोग याद रख सकते हैं एक के का परमाणु ऊर्जा अनुसंधान है, कहाँ, कर्नाटक में। ये आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए क्या करा कि निम्नलिखित कौन सी फसल भारत की दक्षिणी राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है। करा कौन सा फसल करा है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के राज्यों में, यानी दक्षिण राज्यों में, भारत के दक्षिण राज्यों में पूरे वर्ष उगाई जाती है। तो चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। तो पूरे वर्ष दक्षिण राज्यों में चावल उगाई, कौन सा उगाया जाता है, चावल। और चावल को आप लोग याद रख सकते हैं यह एक खरीफ फसल है। चावल कौन सी फसल है, खरीफ फसल है। मक्का भी एक खरीफ फसल ही है। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, और ये लास्ट प्रश्न है आप लोग का। यहाँ देखिए अगला प्रश्न कर रहा है कि वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी जिसका आतिथ्य लिच्छवी राजकुमार की अपेक्षा बुध ने प्राथमिकता से स्वीकार किया, कर रहा है वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी कौन सी थी। क्या करा, वैशाली की नर्तकी कौन थी जिसकी आतिथ्य लिच्छवी राजकुमार बुध ने प्राथमिकता से स्वीकार की थी। लिच्छवी राजकुमार की अपेक्षा बुध ने प्राथमिकता से स्वीकार की। त्रिशला, चिह्ना, आम्रपाली, महामाया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आम्रपाली। कौन होंगे, सही जवाब आम्रपाली होंगे। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी थी कौन, आम्रपाली। तो चलिए दोस्तों ये 20 प्रश्नों का सीरीज था, कहानी के लिए 20 प्रश्नों का सीरीज था। और इस 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने लगभग 100 प्रश्न जरूर आपको बताने का भी काम किए होंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हम पर डे आप लोगों के लिए आगामी जो आप लोग का बिहार पुलिस एग्जाम होने वाला 19,838 पदों के लिए, तो 19,838 पदों के जो एग्जाम होने वाले उसमें जो प्रश्न को पूछे जाने की संभावना बनती है उन सभी प्रश्नों को हम इसी प्रकार प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से आप लोग भी लाने का काम करेंगे। और आप लोग दोस्त अगर देख करके जाते हैं वीडियो तो काफ़ी आप लोग के एग्ज़ाम में, यानी आप लोग को जब आने वाले एग्ज़ाम है ये 19,838 पदों के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद यहाँ से आप लोग को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप हमारे वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक करके, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा खूबसूरत कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ताकि उनसे हम मोटिवेट होकर के और भी आप लोग को अभी तो हिस्ट्री का है, पॉलिटी का, सभी अलग अलग सब्जेक्टों का इसी प्रकार से प्रश्नों को सीरीज लाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।